नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। पोस्टर और बैनर सियासत के वो जरूरी जरिया हैं जिनसे किसी पार्टी की रीति नीति तो झलकती ही है, विरोधियों पर हमला बोलने का भी एक अच्छा साधन है। लेकिन कई बार ये बैनर पोस्टर ही मुद्दा बन जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगे एक पोस्टर पर इन दिनों सियासत गर्म है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगे इस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कृष्ण बताया गया है। अब इसे आप अपने नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का समर्पण माने या खुशामद करने का एक तरीका, लेकिन पोस्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी तुलना जिस तरह से की गई है उस पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यालय में लगे इस पोस्टर पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हों, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हो। इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। इस धरती पर जिन जिन इंसानों ने अपने आप को भगवान लिखना शुरू किया, उनका पतन कैसा हुआ है और आज वो किस कंडीशन में है, उनका जरूर आप हाल पूछ लीजिए। इसलिए कमलनाथ जी थोड़ा सा विचार करिए, संस्कृति और सभ्यता को बदनाम मत करिए। कमलनाथ बने रहिए, वहां तक ठीक है। कृष्ण बनने की कोशिश की तो दुनिया आपको कभी भी कंस बना देगी। एमपी की सियासत में पोस्टरवार कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कार्यकर्ताओं का उत्साह सीमाएं लांघ जाता है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता इस पोस्टर को मात्र कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की तुलना की कोशिश बता रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कमलनाथ जी को जो आशीर्वाद दिया था वो उनके छिंदवाड़ा विकास मॉडल पे दिया था। कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में विकास की नई गाथा लिखी है। शिवराज सिंह 14 साल से अधिक के मुख्यमंत्री हैं। वो बता दे बुधनी में कि अगर छिंदवाड़ा का 10% भी उन्होंने अपने विधानसभा में विकास किया है तो निश्चित ही मैं जो आप बोलेंगे वो चैलेंज हारने को तैयार हूँ। मकसद अपने नेता को बड़ा बताना हो या फिर नेता की खुशामद करके अपना हित साधना, लेकिन ऐसी कोशिश कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है और खामियाजा नेता के साथ पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के साथ बीजेपी और कांग्रेस का फोकस 2023 के चुनाव पर भी है। लिहाजा कांग्रेस ने 2023 के फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इन युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस अब अपने एक और प्रकोष्ठ यानी बाल कांग्रेस का गठन करने वाली है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस में एक और युवा ब्रिगेड दिखने वाली है और ये युवा ब्रिगेड वाकई युवा होगी। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर पार्टी बाल कांग्रेस का गठन कर रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान भी जल्द शुरू होने वाला है। कांग्रेस की कोशिश है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को पार्टी से कनेक्ट किया जाए। 15 से 20 साल उम्र के युवाओं को बाल कांग्रेस का सदस्य बनाया जाएगा। बाल कांग्रेसियों को आज़ादी की दास्तां बताई जाएगी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस की रीति नीति, विचारधारा से भी अवगत कराया जाएगा। बाल कांग्रेस को तैयार करने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री बाला बच्चन की होगी। बाल कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान की संस्कृति, इसका संविधान और हमारे पूर्वज क्या चाहते थे वो चीज़ें इस तरह के जो लोग हैं 15, 16, 17, 18 इनको इसकी जानकारी मिले, जिससे लोग उनको भ्रमित ना कर सकें। और ये देश के भविष्य हैं, तो देश के भविष्य को सही जानकारी हर तरह की मिलना चाहिए। बाल कांग्रेस कोई नई चीज़ नहीं है। बाल कांग्रेस बहुत पुरानी चीज़ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर उसको दोबारा एक नया एक रूप से वापस लाया गया है यहाँ पर, जिसके अंदर जो हमारे कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं, जो अभी स्कूल से निकले हैं, बाहर आए हैं, 20 साल की आयु रखी है उसके अंदर, 20 साल तक की। इसके बाद तो एनएसयूआई में जुड़ जाते हैं। बाल कांग्रेस जो कांग्रेस विचारधारा से शुरू से प्रभावित हैं, उन लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। प्रदेश स्तर के ऊपर कमेटीज़ बनाई जा रही हैं। बाल कांग्रेस भी प्रचार प्रसार में कांग्रेस पार्टी का साथ देगी और आगे के लिए हमारी एक पूरी पीढ़ी तैयार होगी उससे।
बाल कांग्रेस का गठन ये बता रहा है कि प्रदेश के युवा वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस अपना अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ 15 से 20 साल के युवाओं को जोड़ने की कवायद पर प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि कहीं कांग्रेस बच्चों को देश विरोधी सियासत न सिखा दे। कांग्रेस के नेताओं को बस यही निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनुशासनहीनता युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से युवाओं में फैलाने की कोशिश कांग्रेस ने की है, ऐसी कहीं बच्चों में अनुशासनहीनता ना सिखा दें। दिक्कत इस बात की नहीं है, परेशानी इस बात की नहीं है कि कांग्रेस क्या काम कर रही है, पर लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। कांग्रेस के पास पहले से युवा ब्रिगेड मौजूद है। ऐसे में एक और ब्रिगेड को खड़ा करना और उससे जमीनी स्तर पर काम लेना दो अलग बातें हैं। कांग्रेस नवाचार तो करने जा रही है, लेकिन कागजों पर बनी रणनीति को कांग्रेसी नेता किस हद तक जमीन पर उतार पाने में कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। रीच 100 नाम से कांग्रेस ने एक नया सियासी फॉर्मूला बनाया है। इसके जरिए पार्टी जनता के मुद्दे को सोशल प्लेटफॉर्म पर उठाएगी। हर जिले में 100 प्रभावशाली लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। 13 जिले में टीम बन भी चुकी है। एमपी में कांग्रेस की तैयारी, सोशल सेना भी लड़ेगी जमीनी लड़ाई। पार्टी ने तैयार किया रीच 100 फॉर्मूला। मकसद है 53 जिलों तक पकड़ बनाना। कांग्रेस 2023 मिशन के लिए वर्चुअल वार की तैयारी में जुट गई है। जमीन की लड़ाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लड़ने की बड़ी रणनीति बनाई गई है और इसके लिए कांग्रेस ने रीच 100 फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस रीच 100 के जरिए प्रदेश के हर जिले में सोशल सेना तैयार कर रही है। कांग्रेस का फोकस है कि समाज के प्रभावशाली लोगों को इस मिशन से जोड़ा जाए। रीच 100 में डॉक्टर, वकील, समाजसेवी और कांग्रेस के पारंपरिक वोटर शामिल होंगे। प्रदेश में इस नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस की आईटी सेल को सौंपी है। कांग्रेस की कोशिश है कि रीच 100 को जल्द ही 500 और उसके बाद और बड़ी संख्या में तब्दील किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से सीधे जुड़ सकें। और जो अपना प्रभाव रखते हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंडस्ट्रिस्ट है, कोई इंजीनियर है, और जो आज के जो माहौल है, जो कोविड के बाद हुआ है कि बैंकरप्सी आ गई हर जगह, रोजगार ख़त्म हो गए और पीड़ित हुए हैं ये लोग सब, तो ऐसे लोगों को जोड़ के न केवल आने वाले 4 चुनाव में बल्कि 2023 के लिए तैयार करना, ये एक मुहिम है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले अनेकों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस देश के अंदर जो संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी बात को रखते हैं सोशल मीडिया पे। उनकी आवाज़ को मजबूती देना और कांग्रेस की विचारधारा का आगे जो है प्रसार करना, उसके लिए 100 लोग हर ज़िले के अंदर चिन्हित करके उनको रीच 100 के नाम से कमेटी के अंदर स्थान दिया जा रहा है, जिसके अंदर उनको उनकी आवाज़ को हिम्मत भी देंगे, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी की मुख्य विचारधारा से वो जुड़ेंगे। कांग्रेस की सोशल सेना का नेटवर्क प्रदेश के सभी 53 जिलों में तैयार किया जाएगा। फिलहाल 13 जिलों में टीम तैयार कर दी गई है। इस मिशन में मुख्य रूप से लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए जोड़ा जाएगा। हालांकि कांग्रेस की इस पूरी कवायद पर बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस की ये कोशिश भी नाकाम साबित होगी। जनता का भरोसा बीजेपी के साथ हर हाल में बना रहेगा। कांग्रेस की उल्टा पोल खुल चुकी है। अब ये डर्टी ट्रिक अपना करके ये काम करेंगे, केवल वही उनको शिक्षा देने वाले होंगे। कभी उन्होंने वल्लभ भवन में दलालों को खड़ा कर दिया था, मध्य प्रदेश का बंटाधार करने की कोशिश की थी। अब ये जो 100 लोगों को चिन्हित करके और वो केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे ऐसा नहीं, उनको तो बाकी सारी ट्रिक भी सिखाई जाएंगी कि कैसे बीजेपी को अनवांटेड उनको उनके खिलाफ कोई मामले तैयार करना है, क्योंकि उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। साल 2014 के बाद चुनावों का ट्रेंड बदला है। अब चुनाव जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जमकर लड़े जाते हैं। ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया वोटर्स की राय बनाने में अहम भूमिका निभाने लगे हैं। सच ये भी है कि इस फेक कंटेंट की भी तादाद ज्यादा है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का रीच 100 फॉर्मूला
2023 में उसके लिए कितना मददगार साबित होता है। वो भी ऐसी बहस के बीच जब कांग्रेस नेताओं पर जमीन की बजाय ट्विटर से राजनीति करने के आरोप भी लग रहे हैं। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर बीजेपी अध्यक्ष कमल माखीजानी का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक धार्मिक आयोजन में जूते पहने नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कमल माखीजानी विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल सोमवार को ग्वालियर के एक होटल में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। वीडियो में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी भी नजर आ रहे हैं। सुंदरकांड में पुष्पांजलि के दौरान अन्य नेताओं के पैर में जूते नहीं थे, जबकि कमल माखीजानी जूते पहने ही पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद बीजेपी की किरकिरी हो रही है। वहीं कमल माखीजानी अपनी दलील दे रहे हैं। जब सुंदरकांड समाप्त हुआ, अपनी सीट पर खड़ा हुआ और खड़े होकर कोई कार्यकर्ता मुझे फूल दे गया कि पुष्पांजलि माननीय ठाकरे जी की चित्र पर करना है, तो मैं जूते उतार के मैंने पुष्पांजलि की है। ये उस समय का फोटो खींच के प्रकाशित किया गया है या वायरल किया गया है जब मैं अपनी सीट से उठ के खड़ा हुआ था। न तो मैं कहीं मंदिर में बैठा हूँ, न मैं कहीं हवन करा रहा हूँ, न किसी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि जूते पहनकर कर रहा हूँ। इस तरह की छोटी छोटी बातों को तूल देकर के छवि बिगाड़ने का प्रयास करना ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके की घटनाओं को ज़्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले दिनों में एमपी में सरकार 1 लाख भर्तियां करेगी। विमुक्त जाति दिवस पर आज राजधानी भोपाल में विशेष पंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने और भी कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि घुमक्कड़ जातियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। विभाग का नाम घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति विभाग होगा। साथ ही घुमंतू जाति के लिए नवोदय विद्यालय में आरक्षण होगा। आने वाले साल में 1 लाख भर्तियां की जाएंगी। घुमंतू जातियों के लिए रोजगार योजना भी बनाई जाएगी। अब से सिर्फ अपराधी का नाम लिखा जाएगा, जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। केस दर्ज होने पर जाति का जिक्र नहीं होगा। इस दौरान सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं। सर्वोदय विद्यालय में सीटें आरक्षित होंगी। हॉस्टल में भी सीट आरक्षित रखी जाएगी। रोजगार और स्वरोजगार के लिए लोन भी दिया जाएगा। आने वाले कुछ ही महीनों में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। उसकी तैयारी हो गई हर एक विभाग। घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों का अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। ये विभाग मंत्रालय आधा अधूरा नहीं रहेगा। आपके संपूर्ण कल्याण के लिए पूरा मंत्रालय बनाया जाएगा। अपराध करने पर अपराधी का नाम लिखा जाएगा, किसी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। पूरी जाति अपराधी थोड़ी होती, अपराध करने वाला अपराधी होता है। स्वच्छता स्मार्ट सिटी, वाटर प्लस जैसे क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले इंदौर शहर ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। इंदौर अब वैक्सीनेशन महाअभियान में भी देश में चैंपियन बनकर उभरा है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में देश का पहला जिला इंदौर बन गया है, जहां पहले डोज का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। शहर में ऐसे लोग जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई थी, उन्हें जिला प्रशासन ने अलग अलग जरिए से खोजा। ऊपरी फ्लैट में, कहीं दूरस्थ गांव में, कहीं खेतों में काम करने वाले लोगों का पता लगाया गया। मोबाइल वैन टीमें मौके पर भेजी गईं और उन्हें वैक्सीन लगाकर पहले डोज का 100% टारगेट पूरा कर लिया गया। सिर्फ मंगलवार को ही 8,24,467 डोज लगने के साथ ही जिले में 28,08,212 लोगों को पहला डोज लगाया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने इसे बड़ी उपलब्धि के लिए नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसका श्रेय देते हुए उन्हें बधाई दी है।
सही है। ये जो टारगेट था 100% पहला डोज का, वो 28,07,559 था और अभी शाम को 6 बजे तक 28,08,212 अचीव किया है इंदौर में। और मैं इसके लिए सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नागरिकों की जागरूकता थी। नागरिकों ने खुद आगे आके, सामाजिक संगठनों ने आगे आके, बाजार एसोसिएशन, रहवासी संघों, सभी प्रकार के अन्य ट्रेडर एसोसिएशन, सभी जागरूक नागरिकों ने आगे आके इसमें हासिल किया। जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूँ। पॉपुलेशन टारगेट था वो हम लोगों के लिए 28,07,559 के आसपास था। उद्देश्य ये था कि क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पहली वेव में और सेकेंड वेव में प्रभावित रहे हैं, ये जिला जैसा प्रभावित हुआ था, तो ये आवश्यक था कि किसी भी अन्य तैयारी से पहले जो हमारी सबसे पहले तैयारी हो वैक्सीनेशन को लेकर। और क्योंकि ये शहर जाना जाता है अपनी जनभागीदारी के लिए, लोग किसी भी अच्छे काम के लिए आगे आते हैं और लगातार उसमें सहयोग करते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने वैक्सीनेशन में भी देखने को मिली। भारत ने तालिबान से बात की है, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर खुद दी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी और अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताओं पर केंद्रित रही। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 31 अगस्त को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के दोहा राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। बातचीत तालिबान के अनुरोध पर दोहा के भारतीय दूतावास में हुई। भारत और तालिबान के बीच ये पहला औपचारिक राजनयिक संपर्क है। दुनिया भर में तालिबान को लेकर ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि सरकारें तालिबान को मानने या न मानने के बीच उलझी हुई हैं। ऐसे में भारत की तरफ से कतर में पहली राजनयिक मुलाकात है। दरअसल भारत ने इस मुलाकात को लेकर अपनी स्थिति साफ की है। राजदूत दीपक मित्तल का कहना है कि भारत उन तमाम लोगों की चिंता में घिरा है जो भारतीय हैं, अफगानिस्तान में फंसे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर तालिबान के प्रवक्ता से बात की गई है। इसके अलावा भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता है और इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज ये पहली ऑफिशियल मीटिंग थी तालिबान के साथ, जिसे भारत के राजनयिक ने कतर में दूतावास में अंजाम दिया है। अमेरिका का अफगानिस्तान में 20 साल से चल रहा सैन्य अभियान आखिरकार खत्म हो ही गया। तालिबान के कब्जे में आने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ दिया है। इसके साथ ही यूएस आर्मी के एक सैनिक का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं मेजर जनरल क्रस डोनह्यू की, जो अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक बन गए। C-17 ट्रांसपोर्ट विमान में चढ़ते हुए उनकी तस्वीर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान से जुड़े इतिहास में दर्ज हो गई है। आपको बताएं कि अमेरिका ने 31 अगस्त की डेडलाइन तय की थी, लेकिन बीती रात अमेरिकी सैनिकों ने अंतिम 3 C-17 ट्रांसपोर्ट विमानों से हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और अब अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिकी सैनिक वापस लौट चुके हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अब राजनीतिक बयानबाजी पर चुप्पी साधेंगे। ये निर्णय खुद टीएस सिंहदेव ने लिया है और इसके पीछे अपने शुभचिंतकों की सलाह बताई है। दिल्ली दौरे से लौटे स्वास्थ्य मंत्री से जब हाईकमान से मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुलाकात से तो इनकार कर दिया, साथ ही बयानबाजी में सतर्कता बरतने की बात कही। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बहुत बातें हो चुकी हैं, अब कहने को कुछ नहीं। मुझे केवल ये सलाह मिल रही है कि मीडिया के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना, सब कोई माहौल ख़राब नहीं करना, आपके तरफ से कोई ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। और कुछ वाकई में बचा नहीं है, इतनी सारी चर्चा हो गई है तो कुछ नया कहने को है भी नहीं। चुप रहने के लिए नहीं कहा है,
मेरे को कुछ शुभ चिंतकों ने सचेत रहने के लिए कहा है कि ऐसी कोई बात ना आप कह दो जिससे कि अनावश्यक विवाद हो। बस वही सलाह है, मैं प्रयास कर रहा हूँ उस पर चलूँ, और बाकी में कुछ नया कहने को भी नहीं। मुझे केवल ये सलाह मिल रही है कि मीडिया के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना, सब कोई माहौल ख़राब नहीं करना, आपके तरफ से कोई ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए, और कुछ वाकई में बचा नहीं है। इतनी सारी चर्चा हो गई है तो कुछ नया कहने को है भी नहीं। चुप रहने के लिए नहीं कहा है, मेरे को कुछ शुभ चिंतकों ने सचेत रहने के लिए कहा है कि ऐसी कोई बात ना आप कह दो जिससे कि अनावश्यक विवाद हो। बस वही सलाह है, मैं प्रयास कर रहा हूँ उस पर चलूँ, और बाकी में कुछ नया कहने को भी नहीं। चलिए, इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।